हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसे लिखा है विनोद कुमार शुक्ल जी ने। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना था कि रघुवर प्रसाद के पिता उनकी पत्नी को लेकर रघुवर प्रसाद के पास छोड़कर अपने गांव चले जाते हैं। उसके बाद दोनों पति पत्नी में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और सुबह उठकर वो एक बकरी को देखने दोनों लोग खिड़की से ही निकल जाते हैं बाहर। उसके बाद हाथी आ जाता है और रघुवर प्रसाद की पत्नी हाथी को ऐसे देखती हैं जैसे पहली बार देख रही हैं। और उसके बाद रघुवर प्रसाद के दोनों हाथों से लिखने की जो बात थी उसके बारे में बताया था। इसके आगे कहिए सर, अब मैं दाहिने हाथ से लिखना चाहता हूँ। पहले क्या बाएं हाथ से लिख रहे थे? जी सर। क्या बायां हाथ टूट गया? नहीं सर, हाथ ठीक है पर थक गया। निरीक्षक को कुछ समझ में नहीं आया होगा। आप दाहिने हाथ से भी लिख सकते हैं। जी सर, अधिक बात करने से परीक्षा का समय ज़ाया होता है, इसीलिए वहाँ उनके अधिक बहस नहीं की थी। अभी आप कुछ देर बाएं हाथ से लिखिए, मैं मुख्य निरीक्षक से पूछकर बताता हूँ। कहकर वे साथी निरीक्षक से अनुमति लेकर मुख्य निरीक्षक के पास जाएंगे। एक परीक्षार्थी बाएं हाथ से लिखते लिखते अब दाहिने हाथ से लिखने की अनुमति मांग रहा है। अनुमति दे दें। बाएं हाथ से लिखते लिखते दाहिने हाथ से क्यों लिखना चाहता है? कहता है बायां हाथ थक गया है, इसीलिए दाहिने हाथ से लिखेगा। जो दाहिने हाथ से लिखते हैं वे तो दाहिने हाथ से ही लिखते रहते हैं। हाथ थक जाता है तब भी दाहिने हाथ से ही लिखते रहते हैं। मैं तो बरसों से दाहिने हाथ से ही लिख रहा हूँ। मैं भी दाहिने हाथ से लिखता हूँ। दाहिने हाथ में चोट लग जाए तो भी दाहिने हाथ से ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो परीक्षा दे नहीं पाते। बाएं हाथ के बाद दाहिने हाथ से कैसे लिखा जाता है? जिनके हाथ नहीं होते वे पैर से लिख लेते हैं। हाथ से लिखने और पैर से लिखने में यह पहचान में आता होगा सर कि यह हाथ से लिखा है और यह पैर से। जैसे हाथ पहचान में आ जाता है कि हाथ है और पैर पहचान में आ जाता है कि पैर है। मुंह से ब्रश पकड़कर चित्र बनाने के बारे में मैंने पढ़ा है। मुंह से बनाई कोई झोंपड़ी हो तो झोंपड़ी देखकर ऐसा लगता है जैसे यह मुंह से बनी झोंपड़ी है और यह हाथ से। शायद मुंह से बनी अच्छी न लगती हो, हाथ से भी खराब बनती है। सचमुच की झोंपड़ी मुंह से अच्छी नहीं बनेगी। विद्यार्थी तो वही है, चाहे वह बाएं हाथ से लिखे या दाहिने हाथ से, चाहे न लिखे। इसे अनुमति दे दीजिए और रघुवर प्रसाद को परीक्षाओं में दोनों हाथों से लिखने की अनुमति मिल जाती होगी। रघुवर प्रसाद दूसरे लड़कों से अधिक लिखते होंगे। वे पढ़ने में होशियार थे और अच्छे नंबरों से पास हुए थे। रघुवर प्रसाद ने साधु से कहा, मेरा छोटा भाई आने वाला है, क्या उसे एक दिन हाथ पर बैठाकर घुमा देंगे? हाथी पर। रघुवर प्रसाद की पत्नी का भी मन था कि वह हाथी पर बैठकर घूमे। उन्होंने पत्नी का नाम नहीं लिया। मैं अचानक एक दिन चला जाऊंगा, साधु कहेगा। क्या हाथी पर जाओगे? हाथी अचानक एक दिन नहीं जा सकता, वह जिस दिन जाएगा रोज की तरह जाएगा। यह तब कैसे होगा? तुम हाथी पर सवार होगे, रोज की तरह जाते हाथी पर सवार तुम अकेले अचानक कैसे जाओगे? हाथी के साथ तुम भी रोज की तरह चले जाओगे? हाँ, मैं हाथी पर सवार होकर अचानक नहीं जा सकता। घोड़े पर अचानक जा सकते हैं। घोड़े पर थोड़ा अचानक जाया जा सकता है, पूरा अचानक नहीं। रात के अंधेरे में या दिन के सुनसान में कुछ अचानक हुआ जा सकता है, पर आजकल अंधेरा एकदम अंधेरा नहीं होता और दिन का सुनसान एकदम सुनसान नहीं। मैं घोड़े पर जाता हुआ दिख जाऊंगा। घोड़े की टाप की आवाज सुन कर खड़बड़ दूर तक सुनाई देगी। जितना सुनसान दिन और रात में होगा, खड़ खड़ उतनी दूर तक सुनाई देगी। फिर जाना दिख जाएगा। हाथी तो दबे पांव चलता है, दौड़ेगा तो दबे पांव। उसके गले में घंटी नहीं है, उसके जाने की आवाज नहीं होगी। वह इतना बड़ा है कि छुप नहीं सकता, वह दिख जाएगा। घोड़े को कुछ छुपाया जा सकता है, हाथी को बिल्कुल नहीं। पर घोड़े की आवाज आड़ में नहीं छुपती। आड़ में खड़े रहेंगे तो कब तक रहेंगे और जाना कैसे होगा? वेश बदलकर अचानक नहीं जा सकते। कोई नहीं पहचानेगा और लगेगा कि तुम अचानक चले गए। मैं अपना वेश बदल लूंगा, पर घोड़े और हाथी का वेश कैसे बदलूंगा? हाँ, घोड़े का वेश नहीं बदल सकते, हाथी का भी नहीं। आदमी दाढ़ी मुड़ाकर बदल जाएगा, कपड़े बदल लेता है तो वेश बदल जाता है।
युवा बूढ़ा हो सकता है, लंगड़ा लूला अंधा बनकर वेश बदल सकता है। अच्छा होता कि हाथी को ऊंट बनाकर कुछ दूर तक जाते, फिर बैल बनाकर बैलगाड़ी में चले जाते। हाथी को बहुत छोटा हाथी बनाकर झूला के अंदर रखकर रेलगाड़ी बस से अचानक चले जाते। घने जंगल में वे छुप सकते थे। हाँ, पर मुझे छुपकर बनारस जाना है तो मैं जंगल में हाथी समेत छुप जाऊंगा। जंगल में बनारस की तरफ चलता रहूंगा। जंगल तो थोड़ी दूर इतना बड़ा है, बनारस तक इतना बड़ा नहीं है। जंगल के बाद गांव, शहर या खुला मैदान होगा, तब नहीं छुप सकूंगा। जंगल में छुपकर बनारस जाने का एक ही तरीका है कि जंगल भी साथ साथ बनारस चले और जंगल के अंदर हाथी चलता रहे। तुम वेश बदल लो, फिर हाथी पर बैठकर चले जाना। लोग सोचेंगे कि हाथी पर कोई दूसरा चला गया। पत्नी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। रघुवर प्रसाद दरवाजा खोलकर बाहर खड़े थे। विभागाध्यक्ष कुर्ता धोती पहने स्कूटर हाथ से ठेलते हुए आ रहे थे। यह देख रघुवर प्रसाद उनके पास गए। क्या हुआ सर? चालू करते करते थक गया। चालू नहीं हुई। आगे मिस्त्री की दुकान है? हाँ है ना, आइए पहले चाय पी लीजिए। चाय नहीं पीऊंगा, पानी पीऊंगा। अच्छा आइए। विभागाध्यक्ष सामने बरामदे में खड़े रहे। रघुबर प्रसाद ने पत्नी को आवाज दी। पत्नी कमरे में नहीं थी। कहाँ गई? लगता है खिड़की से उस पार चली गई। आइए सर, उधर चलिए। किधर? खिड़की के उस तरफ। चप्पल उतार दीजिए। विभागाध्यक्ष चप्पल उतारकर रघुवर प्रसाद के पीछे पीछे कमरे में आए। रघुवर प्रसाद फुर्ती से खिड़की से कूदे। विभागाध्यक्ष ने खिड़की से आती हुई ठंडी हवा को महसूस किया। जंगली फूलों की आती गंध थी। विभागाध्यक्ष जैसे ही नीचे उतरे, चिड़ियों के कलरव को उन्होंने सुना था। आकाश साफ था, सूर्य था, पर इतनी गर्मी नहीं थी। दोनों नंगे पैर थे। पगडंडी थी। पगडंडी को गोबर से लीप दिया गया था। आइए सर, कहते हुए वे गोबर से लिपि पगडंडी पर चलने लगे। विभागाध्यक्ष को लगा कि उन्होंने लंबी पूंछ वाली शाह बुलबुल को देखा है। बड़ी अच्छी जगह है रघुबर प्रसाद। विभागाध्यक्ष बहुत खुश हुए। जी सर, उस तरफ कुछ दूरी पर तहसील ऑफिस है और इस तरफ एकदम पास बस स्टैंड है। रघुबर प्रसाद ने हाथ के इशारे से उनको बताया। छोटे छोटे लड़के लड़कियां छुपा छुपाई खेल रहे थे। फटी कमीज पहने एक छोटा बच्चा जामुन के पेड़ के पीछे छुपा था। बच्चे इधर उधर जाते थे। 3 पेड़ों की आड़ में छुपे 3 बच्चे थे। चलते चलते एक पतली छोटी नदी मिली। नदी का पानी एकदम छिछला था, पर स्वच्छ और ठंडा। छोटे से छोटा बच्चा उसमें डूब नहीं सकता था। पानी इतना साफ था कि पानी के नीचे छोटे बड़े पानी के तराशे हुए तरह तरह के गोल पत्थर दिख रहे थे। आप पानी पीना चाहें तो यहाँ से पी ले, साफ है। नदी में एक बहुत छोटी बच्ची केवल चड्डी पहने खड़ी थी। उसके हाथ में एक पत्थर था। विभागाध्यक्ष पानी पीने उतरे। तेज बहते ठंडे पानी का स्पर्श पैरों को हुआ। वे अघा गए। झुककर चुल्लू से पानी लेकर उन्होंने भर पेट पिया। एक आम का पेड़ जिसमें बौर आ गई थी, उसकी डालों की फुनगियों में गुच्छे गुच्छे में आम लटके हुए थे। उस पेड़ के नीचे पत्नी आम बीन रही थी और आंचल में रखती जा रही थी। क्या कर रही हो? चटनी के लिए आम बीन रही थी। विभागाध्यक्ष आए हैं। तब तक विभागाध्यक्ष पानी पीकर उनके पास गए थे। आंचल में रखे आमों को कमर में खोसकर उसने विभागाध्यक्ष को नमस्कार किया। विभागाध्यक्ष ने मन में सोचा, रघुवर प्रसाद की पत्नी कितनी सुंदर है। तुम जाकर खाना बनाओ, हम लोग चाय यहाँ बूढ़ी अम्मा की दुकान पे पी सकते हैं। आइए सर। रघुवर प्रसाद दूसरी पगडंडी की तरफ बढ़ गए। यह पगडंडी भी गोबर से लिपी थी। पगडंडी में कहीं कहीं गोबर की पपड़ी के नीचे हरी दूब के गुच्छे निकल आए थे। ये दूब के गुच्छे पूरी पगडंडी पर पैर रखने के लिए हरे मलमल के टुकड़े की तरह लग रहे थे। इस तरफ हवा में गीलापन था। पगडंडी के बाईं तरफ पगडंडी के साथ साथ चट्टानें थीं। इन्हीं चट्टानों के बीच से ऊपर से कहाँ पानी फूट कर बह रहा था, इसकी तेज आवाज भी आ रही थी। आगे एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे 4 बल्ली गाड़कर बांस की छप्पर पर बोरा डाल दिया गया था। बरगद में छोटे छोटे लाल फल लगे थे। जमीन पर फल बिखरे पड़े थे। एक बड़ा काले मुंह का बंदर पेड़ पर बैठा हुआ चुन चुन कर बरगद के फल खा रहा था। जब ये लोग चाय की दुकान पर पहुंचे
तो कोने में छुपा हुआ काले मुंह का एक बड़ा बंदर विभागाध्यक्ष के पास से अपनी लंबी पूंछ उठाए तेजी से निकला और भागता हुआ बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। छोटी सी चाय की दुकान थी। चूल्हे पर चाय बनती थी। बूढ़ी अम्मा चावल पछोर रही थी। बूढ़ी अम्मा, 2 चाय बना दो। सामने बड़े बड़े पत्थर रखे थे। उसी पत्थर पर दोनों बैठ गए। बूढ़ी अम्मा ने चूल्हे में लकड़ी छेना डालकर आग को परछाया और एक छोटी एल्यूमिनियम की पतीली में चंबू से पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ाया। बूढ़ी अम्मा काले रंग की थी। पूरे सफेद बाल थे। चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था। झुर्रियां लकीरों जैसी थी। 2 कप बसी में अम्मा ने चाय दी। 1 कप की डंडी टूटी थी। इस टूटे कप को रघुवर प्रसाद ने अपने लिए रखा। चाय में धुआं गंध थी, पर चाय अच्छी थी। विभागाध्यक्ष को चाय बहुत अच्छी लगी। रघुवर प्रसाद की खिड़की के नीचे 3 पगडंडियां आकर मिली थीं। खिड़की से कमरे के अंदर पहले रघुवर प्रसाद घुसे, इसके बाद विभागाध्यक्ष पलटकर खिड़की से सिर निकालकर गहरी सांस खींचे और कमरे के अंदर हो गए। बड़ी सुंदर जगह है रघुवर प्रसाद। यह जगह मुझे मालूम नहीं थी। जी सर, मैं भी नहीं जानता था। शादी के बाद यहाँ आया तब थोड़ा मालूम हुआ। सोनसी के आने के बाद ठीक से मालूम हुआ। सोनसी कौन? विभागाध्यक्ष ने पूछा। सुनकर पत्नी मुस्कुराई। मेरी पत्नी सर, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं जाता हूँ, स्कूटर बनवाना है। तुम तो हाथी से जाओगे। आप भी चलिए। 2 आदमी उस पर अच्छे से बैठ सकते हैं। मैं क्यों जाऊंगा? विभागाध्यक्ष ने जवाब दिया। सुनकर पत्नी ने सोचा कि विभागाध्यक्ष का आशय होगा, आपका हाथी है, आप जाइए, मेरा जाना उचित नहीं होगा। स्कूटर यहीं खड़े रहने दीजिए, मैं मिस्त्री को बुला लाता हूँ। नहीं, मैं बुला लाता हूँ। विभागाध्यक्ष बाहर का आकर इधर उधर देखते रहे। सड़क पर आकर रघुवर प्रसाद के घर के पीछे का अंदाज लगाने लगे। घने पेड़ दिखाई दे रहे थे। स्कूटर उन्होंने चालू की तो चालू हो गई। मिस्त्री बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। स्कूटर से जाते हुए भी वे रघुवर प्रसाद के घर के पीछे की तरफ देखते रहे। शायद उन्हें पेड़ों में बरगद पीपल दिख जाए, बरगद के नीचे की बूढ़ी अम्मा की चाय की दुकान दिख जाए, बहती हुई पतली सुंदर नदी दिख जाए। ऐसा कुछ नहीं दिखा और एक गंदा नाला उन्हें दिखाई दिया, जो उन्होंने पहली बार देखा था। उन्होंने सोचा कि आज शाम पत्नी बच्चों के साथ इस तरफ आएंगे। दूसरे दिन छुट्टी थी। शाम को विभागाध्यक्ष रघुवर प्रसाद का दरवाजा खटखटाते रहे, पर कोई नहीं सुन रहा था। विभागाध्यक्ष अपने बच्चों और पत्नी के साथ थे। दोनों बच्चे स्कूल में थे। लड़की 10-11 साल की थी और लड़का 8 साल का। पत्नी सिर पर पल्लू डाले विभागाध्यक्ष के साथ खड़ी थी। दरवाजे के खटखटाने से एक के बाद एक आजू बाजू के दोनों दरवाजे खुले। दाहिने तरफ की पड़ोसन ने पूछा, नहीं सुन रहे हैं? हाँ, विभागाध्यक्ष ने कहा। विभागाध्यक्ष थके से थे, जैसे बहुत देर तक पैदल घूमते रहे हों। पूरा परिवार थका हुआ लग रहा था। विभागाध्यक्ष की पत्नी बहुत दुबली पतली थी, शायद अधिक थक गई थी। छोटी लड़की थाली पर 4 गिलास पानी लेकर आई। दूसरे बाजू की पड़ोसन स्त्री भी हाथ में 2 गिलास पानी लेकर आ गई थी। लड़की को पानी लाते देख हंसकर वह दरवाजे के पास खड़ी हो गई। चारों ने गिलास खाली कर दिया तो बच्चों ने पूछा, और पानी पियोगे? नहीं, दोनों बच्चों ने कहा। गिलास लिए वह मुस्कुराते हुए चली गईं। खाली गिलास थाली पर इकट्ठा करते हुए लड़की ने कहा, खिड़की से पीछे चले गए होंगे, इसीलिए नहीं सुन रहे हैं। विभागाध्यक्ष ने अपनी पत्नी की तरफ इस तरह देखा जैसे वे झूठ नहीं कह रहे थे। पत्नी ने विभागाध्यक्ष से लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनकी खिड़की से पीछे की तरफ जा सकते हैं क्या? जरा पूछ कर तो देखो। मैं नहीं पूछता, विभागाध्यक्ष ने कहा। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, चलो, कल छुट्टी है, कल फिर आएंगे। रुको, कहकर विभागाध्यक्ष दाहिनी तरफ से मकान के पीछे की तरफ गए। उन्हें एक तरफ 3 टट्टियां दिखीं, फिर दूसरी तरफ गए। वहां पीछे तो झांका तो घूरा था। विभागाध्यक्ष जब स्कूटर पर बैठ रहे थे तो उन्होंने पत्नी से कहा, नदी का पानी मीठा और ठंडा है। गिलास का पानी भी ठंडा था। लड़की ने कहा, हाँ, नदी का पानी होगा। लड़के ने कहा। स्कूटर पर जब विभागाध्यक्ष बैठ रहे थे तो लड़की ने पिता से पूछा, काले मुंह का बंदर था या लाल मुंह का? काले मुंह का। इस तरह लाल मुंह के बंदर नहीं होते। बंदर नचाने वाले लाल मुंह के बंदर नचाते हैं। लाल मुंह के बंदर छोटे और होशियार होते होंगे, इसीलिए लाल मुंह के बंदर नचाते हैं।
विभागाध्यक्ष दूसरे दिन सुबह अकेले गोबर से लिपी पगडंडी ढूंढने निकले। वे तहसील ऑफिस की तरफ गए। वहां जिधर अधिक पेड़ दिखाई दे रहे थे उधर गए। फिर बस स्टैंड गए। बस स्टैंड के आसपास इतनी गंदगी थी कि जहां जगह को ढूंढने का मन नहीं हुआ। लौटकर वे रघुवर प्रसाद के घर आ गए। दरवाजा अंदर से बंद था। वे दरवाजा खटखटाते रहे। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। छुट्टी का दिन है, हो सकता है सभी अपनी अपनी खिड़की से कूदकर पीछे छुट्टी मनाने चले गए हों। बाएं तरफ से कमरे से एक आदमी निकला। उसने विभागाध्यक्ष को परेशानी से देखा। क्या है? उसने पूछा। वह अपनी खिड़की से कूदकर पीछे जाने वाला होगा कि उसे सांकल की आवाज सुनाई दी होगी और लौटना पड़ा होगा, इसीलिए चिढ़ गया। रघुवर प्रसाद कहाँ है? मालूम नहीं। दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर होंगे। कोई जवाब नहीं देता। गहरी नींद सो रहे होंगे, उसने कहा और दरवाजा बंद कर लिया। दाहिनी ओर के कमरे से भी वही छोटी लड़की आ गई जो थाली में पानी का गिलास लाई थी। विभागाध्यक्ष को देखकर लड़की अंदर जाने के लिए पलटी तो विभागाध्यक्ष ने उसे रोका। कहाँ जा रही हो? पानी लाने। मैं पानी नहीं पीऊंगा, तुम रघुवर प्रसाद को बुला दो। विभागाध्यक्ष चाहते थे कि लड़की अपने घर की खिड़की से बाहर निकले और यदि रघुवर प्रसाद कमरे में सो रहे हों तो उनकी खिड़की से आवाज देकर उठा दे। वो तो नहीं है, लड़की ने जवाब दिया। दरवाजा तो अंदर से बंद है, कहाँ चले गए? खिड़की से पीछे चले गए। अच्छा, पीछे चले जाते हैं, विभागाध्यक्ष बड़बड़ाए। वे स्कूटर की तरफ बढ़े। तभी उन्हें ध्यान आया कि लड़की से कहें कि उन्हें भी पीछे रघुवर प्रसाद के पास जाना है। कहने के लिए वे पलटे तो दरवाजा बंद था। तीनों दरवाजे बंद थे। दरवाजा खटखटाने की अब उनकी इच्छा नहीं हुई। वे बहुत निराश लौटे। पीछे के सौंदर्य को उन्हें बच्चों और पत्नी के सामने इतना नहीं बखाना था। बच्चे उनसे जाते ही पूछेंगे, बरगद का पेड़ मिला? नदी मिली? बंदर मिला? बूढ़ी अम्मा की चाय थी। पगडंडी गोबर से लिपी थी। बच्चे फुगड़ी खेल रहे थे। पत्नी पूछेगी, झरे हुए आम बीन कर ले आते तो चटनी बन जाती। तब वे कहेंगे कि बहुत ढूंढा और वह जगह नहीं मिली। तहसील ऑफिस की तरफ से, बस स्टैंड की तरफ से ढूंढा, वह जगह कहीं नहीं मिली। उधर बहुत गंदगी थी। मकान के पिछवाड़े और गंदे थे। बच्चे फिर और कुछ पूछेंगे तो चिड़चिड़ा जाएंगे। अच्छा, अब तुम लोग अपना काम करो। किसी के घर की खिड़की को रास्ता बनाना ठीक नहीं है। रास्ता मिल जाएगा तो ले जाएंगे। ज्यादा बगीचा घूमने का मन है तो म्यूनिसिपैलिटी का बगीचा शाम को चले जाना। छुट्टी का दिन था। सवेरे से रघुवर प्रसाद और सोनसी खिड़की से कूदकर पीछे गए। रघुवर प्रसाद के हाथ में एक लोहे की बाल्टी थी जिसमें धोने के कपड़े थे। सबसे ऊपर साबुन की एक नई बट्टी थी। दोनों नंगे पैर थे। गंगा इमली के पेड़ के थोड़ी दूर से होकर पगडंडी बनी थी। पेड़ के नीचे कांटे जड़ते थे, इसलिए गंगा इमली लाल पक गई थी। बहुत से तोते डालों से ऊपर नीचे लटके उसे खा रहे थे। खाते खाते चोंच से फल टपक जाता था। 3 बच्चे बीन लेते थे। पत्नी ने जमीन से उठाकर कच्चा फल खाया। एक टुकड़ा उसने रघुवर प्रसाद को दे दिया। इधर महुआ के पेड़ों की कतार थी। महुआ के सफेद फूल नीचे टपके पड़े थे। महुआ की कतार के साथ साथ गहरी मादक गंध की हवा में कतार थी। पगडंडी पर चलते हुए उसी मादक गंध की गहरी सांस लेते हुए दोनों जा रहे थे। बूढ़ी अम्मा की चाय पियोगी? कपड़े धो लूं? नदी में कपड़े धोते नहाते नहीं बनता था। कम गहरी बहते हुए तल की नदी थी। कई तलों की सतहों से नदी गहरी होती थी। इस नदी का तल सबसे नीचे का तल था। केवल यही तल और ऊपर कोई तल नहीं। यह गहराई का तल था, पर तल गहरा नहीं था। बरसात में भी इसमें बाढ़ नहीं आती थी और नदी का पानी बरसात में भी मटमैला नहीं होता था। सभी तालाबों का जल धरती के समतल था, पर तालाब गहरे थे। यह सारी जगह रघुवर प्रसाद के मन की जगह थी। गोबर से लिपी पगडंडी मन की पगडंडी थी। साफ सुथरा आकाश उड़ने के लिए मन का आकाश था। एक तालाब के पत्थर के ऊपर पत्नी जाकर खड़ी हो गई। वह तनकर इस तरह खड़ी थी कि उसके पुष्ट कूले और छोटे लग रहे थे। स्थिर जल में केवल स्तनों की परछाई में कंपन था या जल में कंपन था, यह पता नहीं चल रहा था। हो सकता है स्तनों में कंपन हो तो जल में स्तनों की परछाई में कंपन हुआ हो और परछाई के कंपन में जल में
पत्थर पर खड़ी वह इतनी मांसल और ठोस थी कि लगता था कि एक भी कदम आगे बढ़ेगी तो तालाब का सारा पानी एक उछाल लेगा। तत्काल हृदय में हुए उल्कापात के पत्थर की गड़ी प्रतिमा का ठोसपन और दूर से गरम लगता था। जब उसने साड़ी को जांग तक खोसा तो लगा कि पत्थर चंद्रमा का होगा या बृहस्पति का। अगर चंद्रमा का होगा तो रंग पत्थर को ऐसा ही था जैसे चंद्रमा दूर से दिखता है सुबह। तभी रघुवर प्रसाद जोर से चिल्लाई, सोनसी देखो तो मेरे कंधे पर कोई चिड़िया बैठी है क्या? पत्नी ने मुड़कर देखा। एक छोटी सी गहरे नीले रंग की चमकीली फुलचुक की चिड़िया थी। शक्करखोर फुलचुक की है, सोनसी ने कहा। मेरे कंधे पर क्यों बैठी है? तुम जानो, अब यह चिड़िया तुम्हारे पास आ रही है, रघुवर प्रसाद ने कहा। अच्छा, सोनसी ने कहा और रास्ता देखने लगी। रघुवर प्रसाद ने सोचा था कि चिड़िया पत्नी के पास चली जाएगी। चिड़िया नहीं गई। क्षण भर रुककर ये धीरे धीरे खुद पत्नी के पास जाने लगे। इस तरह उनके कंधे पर बैठी चिड़िया भी उनके साथ साथ पत्नी के पास जाने लगी। पत्नी ने चहककर रघुवर प्रसाद से कहा, तुम्हारा रंग फूलचक्की के समान है। रघुवर प्रसाद जैसे जैसे पत्नी के पास बढ़ते जाते थे, चिड़ियों का कलरव बढ़ता जाता था। बंदरों का कहीं दूर हुप 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 सुनाई दे रहा था, कहीं बिल्कुल पास हाथी के चिंगाड़ने की भी आवाज सुनाई दी। रघुवर प्रसाद के पैर के हल्के धक्के से कपड़े से भरी हुई बाल्टी लुढ़क गई और साबुन की नई बट्टी रैपर से लिपटी तालाब के अंदर चली गई। रघुवर प्रसाद को लगा कि उन्होंने साबुन की बट्टी को पानी के अंदर जाते देखा है, पर वे भूल गए। पत्नी को पकड़े हुए पास एक ऊंची जगह पर वे आ गए। एक चारपाई इतनी जगह गोबर से लिपी थी। सफेद छुही मिट्टी की धूल से इधर उधर रंगोली डाली गई थी। जहाँ पत्नी का सिर था वहाँ स्वास्तिक था, जहाँ दोनों हाथ थे वहाँ चक्र था, जहाँ पैर थे वहाँ शंख बना था। कमल के फूल की अल्पना पत्नी के लेटने से छुप गया था। थोड़ी दूर पर एक मछली बनी थी। सन्नाटा था। शक्करखोर चिड़िया रघुवर प्रसाद की पीठ पर ऊपर नीचे फड़फड़ाते बैठी रही थी। पत्नी की दृष्टि सामने सुबह के सूर्य पर से फिसल गई। तब भी उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब उसने दोबारा आंख खोली तो दृष्टि के जल से सूर्य बुझकर चंद्रमा हो गया था और शाम हो गई थी। फिर रात हो गई। वे उठे तो ऐसे उठे जैसे दूसरे दिन की सुबह थी। शक्करखोर चिड़िया उड़ गई थी। पत्नी ने कहा, देर हो गई, मुझे कपड़ा धोना है। साबुन तो तालाब में गिर गया। अरे, कहकर पत्नी तालाब की ओर दौड़ी। बाल्टी को उसने सीधा किया। रघुवर प्रसाद की कमीज बाहर निकलकर पत्थर पर पड़ी थी। वहीं किनारे साबुन की बट्टी थी, एकदम गीली हो गई थी। साबुन है, पत्नी ने कहा। पत्नी ने स्थिर पानी में देखा। उस पानी में अल्पना के स्वास्तिक, शंख, चक्र, मछली दिखी। छूही मिट्टी की धूल की रंगोली मछली तैर रही थी। उसी ने तैरते हुए सावन की बट्टी को निकाला होगा। साबुन देखकर रघुवर प्रसाद आश्चर्यचकित हो गए थे। शायद एक बड़ी मछली ने खाने की चीज समझकर साबुन को पकड़ा होगा, फिर यहीं किनारे छोड़ दिया होगा। हाँ, रंगोली की मछली ने साबुन को निकाला होगा। अल्पना की मछली को मैंने जल में तैरते देखा है। अच्छा, आश्चर्य से रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने गुलाब के जल को एक टक देखा। उन्हें अल्पना का बना हुआ कमल दिखा है। मुझे कमल दिख रहा है, रघुवर प्रसाद ने कहा। मुझे भी दिख रहा है। पत्नी ढेर से खिले हुए कमल को देखकर कह रही थी। यह सचमुच का कमल नहीं है, रघुवर प्रसाद ने कहा। कौन सा कमल? पत्नी ने पूछा। यह कमल उस जगह गोबर से लिपी जगह पर बना था। मछली भी वहीं थी। हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। वे तालाब में घुसकर नहाने लगे। नहाने की पानी की हलचल में तालाब के खिले हुए कमल धीरे धीरे दोनों के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, पर लगता था कि जैसे उनके नहाने से सफेद कमल के फूलों की संख्या बढ़ रही थी और फूलों की बाढ़ उनके समीप आने लगी। इतने में बूढ़ी अम्मा चाय के 2 कप लेकर आई और गोबर से लिपी उस जगह पर लाकर धर दी जहां अल्पना मिट गई थी। उसने वहां से आवाज दी, बाहर आ जाओ, कमल में फंस जाओगे। दोनों बाहर आ गए थे। पत्नी ने बाल्टी से गिरी रघुवर प्रसाद की कमीज से अपनी देह को पोंछा। रघुवर प्रसाद ने बाल्टी में रखी पत्नी की साड़ी से देह को पोंछा। टूटे कप को रघुवर प्रसाद ने लिया। चाय पीकर पत्नी कपड़े धोने लगी। रघुवर प्रसाद
कप लेकर चले गए। फिर वे बच्चों के साथ गंगा इमली तोड़ने लगे। उसी दिन दोपहर को रघुबर प्रसाद ने खुशी से चिल्लाते बच्चों की आवाज़ सुनी। फिर उन्हें लगा कि बच्चे आपस में झगड़ भी रहे हैं। उन्होंने खिड़की से झांका। 4 छोटी छोटी लड़कियां थीं, जिसमें एक गुड़िया थी। 2 लड़कियां ईंट से ईंट रगड़कर ईंट का लाल चूरा बिछे अखबार पर इकट्ठा कर रही थीं। गुड़िया और लड़की ईंट पर छुही मिट्टी का ढेला रगड़कर सफेद चूरा बना रही थी। रघुवर प्रसाद ने पूछा, ब में छोटी ऊ की मात्रा या ग में? रंगोली किसी ने बिगाड़ दी, गुड़िया ने कहा। कौन सी रंगोली? तालाब के किनारे वाली। मैंने नहीं बिगाड़ी सोनसी, इधर आओ। क्या है? इनकी तालाब वाली रंगोली किसी ने बिगाड़ दी है, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैंने नहीं बिगाड़ी, सोनसी ने कहा। मैंने भी नहीं बिगाड़ी, रघुवर प्रसाद ने कहा। बूढ़ी अम्मा के बंदर ने बिगाड़ी होगी, एक लड़की ने कहा, जो एक लाल रंग का फटा लहंगा और हरे रंग का पोलका पहनी थी। हाँ, उसने बिगाड़ी है, सोनसी ने कहा। मैं फिर बना लूंगी, गुड़िया ने कहा। हाँ, सोनसी ने कहा, हम फिर बिगाड़ देंगे, धीरे से रघुवर प्रसाद ने पत्नी से कहा। पत्नी ने रघुवर प्रसाद से कहा, आज छुट्टी है, क्या हाथी की भी छुट्टी होगी? वह महाविद्यालय जाएगा? रघुवर प्रसाद ने सुना। खिड़की से उस तरफ हमारा हाथी कैसे जाएगा? उन्होंने कहा। जाएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? पत्नी ने कहा। खिड़की से हाथी नहीं जा सकेगा। हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने सुना। मन की खिड़की है, हाथी क्यों नहीं जाएगा? पत्नी ने कहा। मन की खिड़की और बड़ी होती तो ठीक था। मन का हाथी बड़ा है, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं चाहती थी वहाँ हाथी होता, तुम उस पर सवारी करते। आम पक जाएंगे तो मैं हाथी पर बैठ जाऊंगी। हाथी पर खड़े होकर आम आसानी से तोड़ सकेंगे। तुमको आम की पड़ी है? क्या हुआ? मुफ्त में आम मिल जाएंगे, हाथी तो पेट भरकर आम खा लेगा। एक ही तो आम का पेड़ है, बहुत से पेड़ होंगे। केले का जंगल होगा, दरवाजा खोल देंगे तो हाथी केले के जंगल को खिड़की की हवा से सूंघ लेगा और खिड़की से चला जाएगा। कैसे जा सकेगा? खिड़की की दीवार तोड़ के जा सकेगा। महावत से कहेंगे वह तहसील ऑफिस की तरफ से या बस स्टैंड की तरफ से हाथी को ले चले। रघुवर प्रसाद ने कहा, पर पत्नी ने नहीं सुनी। उसे लगा रघुवर प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। रघुवर प्रसाद हाथी का रास्ता देखते बैठे थे। महाविद्यालय जाने का समय हो रहा था, हाथी आया नहीं था। उन्होंने सड़क के दोनों तरफ देखा, हाथी दूर तक नहीं दिखा। शायद साधु बीमार हो गया या साधु हाथी पर बैठकर कहीं चला गया हो। अचानक नहीं गया होगा। अचानक नहीं गया तो बताकर जाना था। वे कमरे के अंदर गए और पत्नी से कहा, हाथी नहीं आया, अब मैं टेम्पो में जाऊंगा। टेम्पो से तो जल्दी पहुंच जाओगे, थोड़ा रुक जाओ। कल जो कपड़े धोए थे वही सूखने के लिए झाड़ियों पर डाल दिए थे, लाना भूल गए, जाकर ले आओ। अरे, कोई लेकर तो नहीं जाएगा? वहाँ कौन उठाएगा? बंदर अपने पहनने के लिए मेरी कमीज और पैंट ले जाएंगे, उनके नाप का नहीं है, जाओ। रघुवर प्रसाद को खिड़की की तरफ धक्का दे दिया। जूते उतार कर रघुवर प्रसाद कूदे और नंगे पैर दौड़ते गए। झाड़ियों में फंसे कपड़े सूख गए थे, हवा से इधर उधर हो गए थे। कपड़े समेट कर वे बोले, बूढ़ी अम्मा बाहर चारपाई पर कपड़ा डाले, बड़ी छू आ रही थी, अच्छी धूप निकली थी। बूढ़ी अम्मा कपड़ा लेने आया था, जो चिल्लाते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। बूढ़ी अम्मा ने सुना। बड़ी चुआने सोनसी को भी बुला लेती। यह बात के रघुवर प्रसाद कहना चाहते थे, पर दौड़ते हुए कहना भूल गए थे, जिसे बूढ़ी अम्मा ने सुन लिया था। रघुवर प्रसाद जब खिड़की से अंदर आए तो पत्नी ने रघुवर प्रसाद से कहा, हाथी आ गया है। अरे, रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने जल्दी जूते पहने। रबर सोल के जूते थे, परंतु साधु ने पता नहीं क्यों जूता उतारकर हाथी पर बैठने को कहा। वे जल्दी जल्दी जूता उतारने लगे। मोजा पहने हुए थे, एक हाथ में जूता पकड़े हुए थे। हाथी के पास गए। हाथी उनको देखकर बैठ गया था। हाथी पर चढ़कर उन्होंने साधु से कहा, क्या मुझको देखकर हाथी बैठ गया था? नहीं, मैंने बैठाया था, साधु ने कहा। हाथी महाविद्यालय की तरफ जा रहा था। पत्नी को देखना वह भूल गए थे। पहले तो मैं जूते पहनकर बैठता था, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं टोकना भूल गया था, जूते पहनकर नहीं बैठना चाहिए, पर मेरे जूते में नाल नहीं है। साधु ने तब कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, हाथी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, हाथी का सम्मान करना चाहिए। तुम कुछ उदास लग रहे हो, रघुवर प्रसाद ने पूछा। हाँ, मुझे जाना है, इसीलिए उदास हूँ। कितने दिन के लिए जाओगे?
कुछ दिन के लिए, इसके बाद मैं आ जाऊंगा। कहाँ जाओगे? घर जाऊंगा। घर में कौन है? सब हैं, पत्नी है। कब जाओगे? अचानक, कभी भी। घर में, पर मैं घर लौट कर नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ लौटूंगा। खिड़की से आकाश दिखता था, इसीलिए खिड़की से झांकते हुए बच्चे आकाश से झांकते हुए लगते थे। वे छोटे छोटे देवता की तरह खिड़की से कूदकर अंदर आना चाहते थे। ईंटों का चबूतरा ऊंचा नहीं था, बच्चे इतने बड़े हुए भी नहीं थे। पत्नी सूती लाल रंग की साड़ी पहनी थी। साड़ी में खोंचा लग गया था। नीचे की चौखट का एक खीला उभेरा हुआ था। खिड़की से कूदते समय साड़ी फट गई। साड़ी फट गई, रघुवर प्रसाद ने बताया। हाँ, आज सी लूंगी। रघुवर प्रसाद खिड़की के पास आए। उभरा हुआ खीला देखकर उन्होंने उस तरफ से खड़े बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, क्या खीला ठोकने के लिए एक पत्थर दोगे? हाँ, लड़के ने खुश होकर कहा। लड़का एक छोटा गोटा उठा रहा था। उसे नहीं, उसके पास तो गोल बड़ा पत्थर है, उसे, रघुवर प्रसाद ने बताया। दोनों हाथ से पत्थर उठाकर लड़का खिड़की के पास आ गया। बाहर झुककर रघुवर प्रसाद ने लड़के के हाथ से पत्थर ले लिया। जब रघुवर प्रसाद खीला ठोक रहे थे तब लड़का खिड़की से अलग हट गया था। उसी जगह रख देना चाहिए जहाँ से उठाए थे। रघुवर प्रसाद ने लड़के को पत्थर दिया। उसी जगह लड़के ने पत्थर रख दिया। ठीक है, रघुवर प्रसाद ने कहा। ठीक है कि शाबाशी से लड़का खुश हो गया। बेमौसम की बरसात नहीं हुई थी, पर खिड़की से दूर तक पेड़ धुले हुए चमकीले हीरे हरे लग रहे थे। वातावरण नहाया हुआ लग रहा था। दरवाजा बंद था। दरवाजे के पास खड़े होकर लग रहा था कि दरवाजे के पास आंधी चल रही है। तेज हवा से दरवाजा हिल रहा था। क्या बाहर आंधी चल रही है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। पत्नी ने खिड़की की तरफ देखकर कहा, नहीं तो। खिड़की से आकाश साफ दिखता था। पेड़ धीरे धीरे हिलते डुलते दिख रहे थे। दरवाजा खोलकर देखता हूँ। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला तो दरवाजा झटके से खुल गया। जोर की हवा ने धक्का दिया था। जमीन पर गिरा रखा हुआ गिलास पानी की हवा से लुढ़क गया। दीवार में लगा कैलेंडर खीला समेत उखड़ गया था। कमरे में धूल भर गई। इतना सब हुआ जबकि रघुवर प्रसाद ने तत्काल दरवाजा बंद कर दिया था। खिड़की बंद करने की किसी को याद नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी। खिड़की से धीरे धीरे अच्छी हवा आ रही थी। खिड़की से बाहर शांत था। कमरे के अंदर धूल से खिसकन बढ़ गई थी। पत्नी झाड़ू लगाने लगी। ढेर सी धूल कोने में झाड़ू से इकट्ठी हुई। थाली में गूंथा हुआ आटा था, गीले फरिया के टुकड़े से ढका था, इसीलिए लगता था कि रेत धूल आटे में नहीं चिपकी होगी। फिर भी फरिया झाड़कर थाली को पत्नी ने पोंछा। थोड़ा आटा उंगली से लेकर उसने चखा। शायद आटा किरकिरा रहा था। अब पूछा पत्नी ने। ऊपर का परत पर आटा निकालकर रोटी बनाना, रघुवर प्रसाद ने कहा। जब लगा कि आंधी थम गई तब कमरे की धूल को बाहर झाड़ा गया। 3 दिन तक झटकारना, फोंचना, फटकारना चला, तब कमरे की हालत ठीक हुई। पत्नी कंघा करते करते थक गई थी। उसके बाल लंबे और घने थे, बाल सुलझ नहीं रहे थे। शादी से पहले उसकी कंघी माँ करती थी, अब उसे खुद करना पड़ रहा था। आधे घंटे से ज्यादा हो गया। लड़की का चौड़ा कंघा था, इतना बड़ा कंघा। पत्नी ने कहा, लाओ मैं कंघा कर दूं। रघुवर प्रसाद ने कहा, तुमसे नहीं बनेगा। बन जाएगा। रघुवर प्रसाद पत्नी के पीछे बैठ गए। उन्होंने पत्नी के बालों को अपनी गोद में रख लिया। ये ऊपर से बालों को सुलझा रहे थे, धीरे धीरे कंघी कर रहे थे। तब भी बाल खिंचाते थे। सोनसी बालों को सिर के पास हाथ से दबाई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लगता है पत्नी ने कहा, रहने दो, तुम ही कंघी करो। रघुवर प्रसाद ने कहा, तुम तालाब में डुबकी लगाकर जैसे ही सिर ऊपर निकाला करो तो बालों से पीछे छटकार लिया करो, फिर समेटकर जूड़ा बना लिया करो, उससे बाल अजरेंगे नहीं। रघुवर प्रसाद ने फिर कहा, कौन बताया? किसी ने नहीं। पानी के अंदर बाल सुलझाकर तिरा जाते हैं। बहुत बाल टूट गए। कंघी से बाल निकालते हुए पत्नी ने कहा। बड़े फजदर नहाने के लिए तालाब जाते समय पत्नी ने कहा, मैं 2-3 दिन बाल गीले नहीं करूंगी, चोटी नहीं खोलूंगी। वह कंघी करने से बचना चाहती थी। नहीं, तुम डुबकी लगाकर नहाना, बूढ़ी अम्मा कंघी कर देगी, उसके अंदर लीक जुआ भी देख लेंगी, हंसते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा।
मेरी जुआ नहीं है, बंदर से मैं जुआ नहीं दिखलाऊंगी। वह गीले नहीं बाल गीले नहीं करूंगी। जुआ बिंदरिया से दिखवा लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। नहाने जाने के लिए रघुवर प्रसाद अंगोछा, चड्डी और साबुन की बट्टी लेकर खिड़की से कूदे। पत्नी रघुवर प्रसाद की धुली कमीज, अपनी धुली साड़ी और पोलका लेकर खिड़की से कूदी। अच्छी हवा चल रही थी। तुम बाल खोल लो, हवा में बाल उड़ेंगे। सुनकर सोनसी ने मुस्कुराते हुए चलते चलते बाल खोलकर छितरा लिए। तेज हवा से बाल और छितराए हुए उड़ रहे थे। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं मैं बाल उड़ने से उड़ ना जाऊं। पत्नी ने उड़ते आंचल को खोस लिया था। आंचल क्यों खोस ली? ऐसे मैं तो उड़ जाऊंगी। कैसे उड़ोगी? रघुवर प्रसाद ने कहा। उड़ते हुए बाल और उड़ता हुआ आंचल पंख की तरह पत्नी को सचमुच उड़ाना ले जाए। रघुवर प्रसाद पत्नी का हाथ जोर से पकड़ लिया। हवा इतनी अच्छी और तेज चल रही थी कि धूल नहीं उड़ रही थी, परंतु कहीं गोबर से लिपी जगह पर 18 बिंदी डालकर चौक पूरा किया होगा। वह सुंदर मांगलिक आकृति हवा के द्वारा जस का तस उठा ली गई थी। वह आकृति पतंग की तरह उड़ रही थी। फिर भी और भी छोटे छोटे आटे से पूरी गई आकृतियां इधर से उधर उड़ते हुए दिखाई दी। हवा उनके स्वरूप को बिगाड़ नहीं रही थी। तभी रघुवर प्रसाद के हाथ से सोनसी का हाथ छूट गया। सोनसी दौड़ती हुई आगे निकल गई। रघुवर प्रसाद ने जैसे सोनसी के दौड़ने को ही पकड़ा हुआ दौड़ना छूटकर दौड़ गया था। दौड़ती हुई सोनसी के बाल हवा में तिरा गए थे, जिससे एक बारगी लगा कि क्या वह खड़े खड़े उड़ रही। रघुवर प्रसाद ने सुना। सोनसी ने ओझल होने से पहले कहा कि पीछे आओ। ओझल हो गए और पीछे पीछे ओझल होकर ही जाया जा सकता था। दूसरे का ओझल होना पता चल जाता था। खुद का ओझल होना खुद को पता नहीं चलता हो, दूसरे को पता चल जाता हो सकता है रघुवर प्रसाद भी ओझल हो गए हों। जिस दिशा में सोनसी गई थी उसी दिशा में रघुवर प्रसाद गए। हवा भी उसी दिशा में जा रही थी। इस समय सारी स्थापना उसी दिशा की थी और दोनों के इर्द गिर्द थी। रघुवर प्रसाद पेड़ों के बीच से जा रहे थे। वे सोनसी आवाज लगा रहे थे। आगे रघुवर प्रसाद को क्षण भर के लिए सोनसी दिखी। सोनसी की साड़ी लगता है हवा में उड़ा ले गई, पर वह नग्न नहीं थी। हवा में उड़कर जाती हुई रंगोली ने उसे ढांक लिया था। वह रंगोली की साड़ी पहनी हुई थी। हवा जब थम गई तो पेड़ों, फूलों, दूबों की गंध जो फैल गई थी वह पेड़ों, फूलों, दूबों के आसपास सिमटने लगी। यह सिमटना इस तरह का था कि पेड़ों के पास फूलों की गंध सिमट गई, दूबों के पास पेड़ों की गंध थी। एक पेड़ के पास जो बरगद का पेड़ था, वहां 30 त्योहारों के दिन की पूजा स्थल की सुगंध थी। उसी के पास एक पेड़ का तना एकदम काला चिकना था और शिवलिंग की तरह पेड़ था। गोबर से लिपी पुती जगह उस पेड़ के नीचे आंख मूंदे सोनसी लेटी हुई थी। सोनसी को जानबूझकर रघुवर प्रसाद का पास आना मालूम नहीं पड़ रहा था। सोनसी को जानबूझकर रघुवर प्रसाद का वहां खड़े खड़े उसे निहारना मालूम पड़ रहा था। सोनसी को जानबूझकर रघुवर प्रसाद का कुछ भी करना मालूम नहीं पड़ रहा था। सोनसी को ढांके हुए जो रंगोली का आवरण था वह गोबर से लिपी जगह पूर्ववत पूरे जैसे अंकित था। तभी सोनसी की बाईं बाह पर टाय टाय करता एक पक्षी आकर बैठा। देखो तो मेरे कंधे पर कोई पक्षी बैठा है, पत्नी ने पूछा। उसके अपने भूले अस्तित्व से उसकी आवाज आ रही थी। कौन? सोनसी के हिलने डुलने से पक्षी सरकता तो उसके पंजे के नाखून कंधे पर गड़ते। हाँ, एक सुंदर हरा तोता है, पहाड़ी करण, इसका कंठ फूल गया है। तोता गहरी सांस और फुसफुसाहट को याद कर लेगा। सोनसी ने गहरी सांस और फुसफुसाहट से कहा। मैं उसे बता दूंगा कि हम पति पत्नी हैं, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी ने देखा कि कहीं आटे से जो चौक पूरा गया था वो पतंग की तरह उड़ा आ रहा था। हवा ने इसके स्वरूप को बिगाड़ा नहीं था। फिर दूसरी ओर से चौक पूरा हुआ आकर साथ साथ उड़ गया। तालाब के किनारे पत्थर पर सोनसी बैठी हुई थी। रघुवर प्रसाद नहाने के लिए चिकनी मिट्टी का ढेला लकड़ी से खोद कर ले आए थे। तालाब से डुबकी लगाकर दोनों निकले और अपने अपने शरीर में और फिर एक दूसरे के शरीर में मिट्टी को मला। दोनों तालाब में पैर डालकर कुछ देर बैठे रहे।
गीली मिट्टी को लपेटे हुए वे मनुष्य जाति का आदिम जोड़ा लग रहे थे। जब मिट्टी सूखने लगी तो दोनों तालाब में कूद गए। एकदम सुबह का सूर्य बाईं तरफ तालाब में था। सूर्य के बाद तालाब रघुवर प्रसाद थे। तालाब में रघुवर प्रसाद थे। फिर सोनसी थी। सोनसी डुबकी से निकलते ही बालों को पीछे झटकारती तो एक अर्धचक्र बनाती बूंदें बालों से उड़ती। तब रघुवर प्रसाद को उन बूंदों की तरफ इंद्रधनुष दिखाई देता। सोनसी के गीले बालों को झटकारने से क्षण भर को इंद्रधनुष बन जाता था। बूढ़ी अम्मा चाय लिए हुए धीरे धीरे आ रही थी। बूढ़ी अम्मा के आगे आता हुआ एक बड़ा बंदर तालाब के किनारे के एक पेड़ पर चढ़ गया। सोनसी चलो, रघुवर प्रसाद ने बूढ़ी अम्मा को आते देखकर कहा। सोनसी आखिरी डुबकी लगाकर निकली और बालों को पीछे झटकार कर समेटा जूड़ा बनाया। अब बाल आसानी से सुलझ जाएंगे? सोनसी ने पूछा। हाँ, अब बाल आसानी से सुलझ जाएगा, रघुवर प्रसाद ने कहा। चाय रखकर बूढ़ी अम्मा चली गई। एक दूसरे के उतरे कपड़ों से दोनों ने अपने शरीरों को पोंछा, फिर धुले कपड़े पहनकर चाय पी। दोस्तों, कहानी के इस भाग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले भाग में इससे आगे। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपको कौन सी कहानी सुननी है ये कमेंट में बताएं, और ये भी बताएं कि ये कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं। धन्यवाद।